नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके क्लास 8 सिविक्स के एनसीईआरटी जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी इस क्लास 8 की एनसीईआरटी के जो 5 चैप्टर्स हैं वो देख लिए हैं, उन पर चर्चा कर ली है। उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके अध्याय 6 की, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था न्यायपालिका, जिसमें हमने देखा था कि हमारी न्यायपालिका किस प्रकार से काम करती है। और यहाँ पे हम लोग आपराधिक न्याय प्रणाली की चर्चा करने वाले हैं। जब हम किसी अपराध को करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं, ऐसा देखा होगा आपने। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कोई अपराधी है कि नहीं है ना। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे पहले वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करती है कि कोई अपराधी है नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं है ना। ये तय करने का अधिकार पुलिस का नहीं है, लेकिन आपको जब उनके रवैये से ये लगता है कि शायद यही तय करेंगे कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। यानी कि आरोप जब लगते हैं, व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तब तक वो, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो मुलजिम कहा जाता है ना, वो मुजरिम नहीं होता है। जब अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो मुजरिम कहलाता है, तब उस पर सज़ा मिलती है उसको। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? या क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें, ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है एक चोरी की घटना का, उसको समझाने के लिए कि किस प्रकार एफआईआर दर्ज होती है, किस प्रकार सरकारी वकील काम करते हैं, हमारी अदालतें किस प्रकार फैसला सुनाती हैं, किस प्रकार इंसाफ होता है, वो सारी प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है इसको समझने का, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें ये एक महिला है, मुंबई के एक मकान में श्रीमती सिंधे तैयार हो रही हैं। एक घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। तो जो श्रीमती सिंधे हैं, इनके यहाँ एक जो इनकी घरेलू नौकरानी है, वो उस पर इनको शक है। वो कहती है मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहाँ गया, ये कहते हैं जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही शादी के समारोह में जाने के लिए। अब ये कहती है मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में यहीं रखी थी, मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। तो जब हम लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा था, याद करिए, क्लास 7 में लड़के लड़कियों के रूप में बड़े होना, तो उसमें जो घरेलू कामगार थे उनकी स्थितियाँ देखी थी हमने कि उनके अगर एक तो उनके साथ जो उनके मालिक हैं सही व्यवहार नहीं करते हैं, और घर में अगर कोई चोरी होती है, कोई भी केस होता है, तो जो पहला शक होता है तो वो घरेलू नौकर के ऊपर ही जाता है। कुछ स्थितियों में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति चोर ही हो। तो अब इनको डायरेक्ट जो शांति हेम्ब्राम है इनके यहाँ काम करती उस पर ही शक है। शांति हेम्ब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। ये अभी शांति से कहें, शांति क्या तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूँगी, हमने पुलिस को बुला लिया है, अगर तुमने हार लिया है तो लौटा दो। तो कहती है नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। अब जो सिंधे साहब हैं वो क्या करते हैं, सिंधे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में उनको 10,000 रुपये मिलते हैं, और वो शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और ये उसी का हार का ही पैसा है।
तो कहती है साहब मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं, हम गांव लौटकर एक बैल खरीदने जाते हैं। मैडम मैं बेगुनाह हूँ, यानी कि मैंने चोरी नहीं की, कहती हूँ। और मिस्टर सिंधे हैं जो थाने पहुँच जाते हैं, FIR लिखाने आ गए। कहते हैं मैं FIR लिखाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई, जो घर की नौकरानी शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। तो किसी भी ऐसी घटना पे जो पुलिस को सूचना दी जाती है, तो उसमें उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जो लिखता है पुलिस इंस्पेक्टर या थानाध्यक्ष जो भी। सिंधे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव FIR दर्ज कर लेते हैं। सिंधे साहब सब इंस्पेक्टर के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री सिंधे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपए के लिफाफों को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। तब उसको गिरफ्तार कर लेते हैं उनके कहने पे। तो वो कहती है शांति मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। और फिर जो शांति का भाई था वो आता है सुनील, और सब इंस्पेक्टर से विनती करता है कि शांति को छोड़ दे। तो होता वहाँ पे क्या है, वो कहता है उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। तो कहता है लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए कौन जमानती बनेगा, क्योंकि जमानत कराने के लिए जमानती चाहिए होता है, और हमारी सारी कमाई तो सील करके आपने अपने पास रख ली है। तो अब क्या होता है, फिर सब इंस्पेक्टर जो है, वो जो शांति का भाई है, उसको भी 2 दिन तक हवालात में रखता है और उसको सारे कांस्टेबल पीटते हैं। आपको पता है कि जो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं तो उसको सबसे पहले किसी को भी पीटते हैं, है ना, और गालियां भी देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों में गहने चोरी करता है। सिंधे के पड़ोस में गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ रही हैं। जब सुनील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद उसे पुलिस छोड़ देती है। लेकिन सिर्फ ये समस्या जो पुलिस पकड़ ले जाती है और वहाँ पे पीटती है, ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करने की या थोपने की कोशिश करती है, तो ये सिर्फ गरीब व्यक्तियों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। जो व्यक्ति अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, या जो जिनकी पहुँच होती है, वो व्यक्ति तुरंत ही छूट जाते हैं। थाने में आपने देखा होगा, ऐसा अक्सर घटनाएं आती हैं, पकड़े वही जाते हैं, पुलिस रखती उन्हीं को है, उन हाथ भी उन्हीं को, मारती भी उन्हीं को है जो गरीब है ना, जो मजबूर है उन्हीं को। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। मतलब जमानत की अर्जी तो मंजूर हो गई, लेकिन कोई उसका जमानती नहीं था, इस वजह से उसको जेल में ही रहना पड़ा। वह गहरे सदमे की हालत में है, वह डरी हुई है और मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। वो सोच रही है कि मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई, और हम लोगों को जो पैसा बचाया था वह कभी हमें वापस मिल पाएगा कि नहीं। तो आपने देखा कि ये स्थिति, अगर उसकी गरीबी ही उसका हिसाब बन गई, अगर वो गरीब नहीं होती, उनके घर में कामगार नहीं होती, मजबूर नहीं होती, तो उसके साथ ऐसा होता नहीं होता। और पुलिस ने एक ही झटके में बिना सोचे समझे बस उनके शक के आधार पे उसको जेल में डाल दिया, और उसकी जमानत की कोई जमानती भी नहीं है। तो इस टाइप की समस्याएं आ जाती हैं। तो जब व्यक्ति ऐसे समस्याओं से गुजरते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो उनको लगता है कि कानून की प्रक्रिया तो बहुत जटिल है और जो इंसाफ है वो सबके लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, गरीबों के ऊपर जुल्म ही करता है जो हमारी पुलिस है, हमारी अदालतें, उसको ऐसी चीज़ें लगने लगती हैं। फिर यहाँ पे आगे पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयान की एक नकल शांति को दे दी जाती है। अब शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं, क्योंकि वकीलों को पैसा चाहिए, वकील पैसे से आते हैं, तो उसके पास पैसे ही नहीं है तो वकील कहाँ से लाएगी वो। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। तो ऐसे में व्यवस्था होती है न्यायालय में कि सरकारी वकील की, कि सबको ही अपना पक्ष रखने की सुनवाई जो है हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष करती है ना। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए उसको सरकारी वकील दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी भी वजह से वकील नहीं रख सकते। क्योंकि न्याय व्यवस्था की एक समस्या ये भी है कि लोग क्यों नहीं जाना चाहते कि वकील करना पड़ेगा, और वकील तो बहुत पैसे लेते हैं, वकील की फीस कहाँ से लाएंगे। इस वजह से भी गरीब लोग अदालत की शरण में नहीं जाते हैं, है ना। तो उसको सरकारी वकील मिल गया। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती है और वो शांति उनको कागज़ देती, कहती है ये मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप लगाया है। तो उसका भाई वो कहता है उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले हैं, उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही पैसा हासिल किया है, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। तो यहाँ पे फिर सुनवाई होती है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को 10,000 रुपये मिले थे जो उसके पास पाए गए। तो कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। फिर सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है, श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। तो ये कहती हैं कि मेरे सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी और वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर ही मिला है और वो चोर है, श्रीमती शिंदे कह रही हैं। फिर इसके बाद अधिवक्ता राय, जो कमला राय वकील हैं शांति की, उससे बहस करती हैं शिंदे से। तो आप कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, ना ही आपने शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल से जब शांति आपके घर पे काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर में चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती हैं। तो ये तो मानना पड़ता है। अधिवक्ता राय जो है बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुनील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती हैं कि शांति के जो संदूक में मिले 10,000 रुपये हैं वो शांति और सुशील की कमाई की रकम भी हो सकती है। और फिर होता है जब मुकदमा खत्म होने वाला होता है तो उसमें पता चलता है कि उनके मोहल्ले में एक चोरों का एक गिरोह है जिसको इंस्पेक्टर शर्मा ने पकड़ा था, और उसमें जो श्रीमती शिंदे हैं उनके बेटे के कुछ दोस्त भी उस गिरोह में शामिल हैं, और उनके पास जो गहने मिलते हैं, बरामद होती है चीज़ें, उसमें श्रीमती शिंदे का हार भी मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने वो हार उन्होंने पहचान लिया है और दे दिया है, और जो पकड़े गए आरोपी हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये सारी सुनने के बाद जो है अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। फिर जो जज साहब फैसला सुनाते हैं, शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे उन्हें भी आपको लौटा दिया जाता है। मैंने लिखित फैसले में यह भी जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं अपने समाज में। आपने देखा होगा कि पुलिस जो धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, पावर वाले लोग, उनकी ही बात मानती है, गरीब व्यक्ति की बात तो वो सुनती ही नहीं है। और देखो उसको बिना उसकी बात सुने वो भी तो शिंदे ने शक किया उनके ऊपर, उन्होंने शक किया, लेकिन वो भी तो कह रही थी मैं निर्दोष हूँ। तो जो पुलिस को है इस पक्ष पे भी तो विचार करना चाहिए था, और भी चीज़ें देखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बिना ही कुछ सोचे समझे उसको जेल में डाल दिया। अब उसको इंसाफ तो मिल गया, पैसे भी उसको अब वापस मिल गया, लेकिन उसको जो मानसिक क्षति हुई, शारीरिक क्षति हुई, इतने दिन उसमें जेल में रहना पड़ा, उन सारी चीज़ों की भरपाई कौन करेगा। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पे हम अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका की बात करेंगे। कोई भी केस होता है, आपने देखा है, जो सबसे पहले थाने, कोई अपराध होता है थाने में बात पहुँचती है, फिर वहाँ FIR दर्ज होती है, पुलिस आती है और वो मामले की जांच पड़ताल करती है, देखती है कि हाँ मामला क्या है, और उसमें जो केस है, जो अपराधी होते हैं उनको गिरफ्तार भी करती है, और उसके साक्ष्य, सबूत, गवाह आदि जुटाने का प्रयास करती है। तो ये सारी चीज़ें सामान्य जो पुलिस की जांच में ये देखी गई हैं।
और अगर पुलिस को लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति दोषी है, आरोप साबित होता दिखता है उसको, वो किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दे सकती, किसी व्यक्ति को दोषी मान नहीं सकती, लेकिन वो जो गवाह उपस्थित हैं, जो सबूत उपस्थित हैं, उसके आधार पर उसे लगता है कि हाँ आरोप सिद्ध हो सकता है, तो फिर वो उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और उसको न्यायालय में मामले को ले जाती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 है, उसमें भी किसी भी व्यक्ति को फौजदारी कानून में जो गिरफ्तार होता है, उसके तहत कोई FIR कराता है, किसी को गिरफ्तार होता है, तो गिरफ्तार होते समय उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो पूरे होने चाहिए, है ना। उसको ध्यान रखने की बात की गई है। गिरफ्तारी के समय जो व्यक्ति है उसको जानने का अधिकार होता है कि उसकी गिरफ्तारी आखिर की क्यों जा रही है, यानी कि उसका कारण जानने का अधिकार है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस उसको जेल में नहीं रख सकती, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। और गिरफ्तारी के समय पुलिस किसी भी तरह के दुर्व्यवहार नहीं करेगी और हिरासत में रख के उससे एक बालिया बयान, है ना, आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगी, यानी कि उसको डरा धमका के उसके बयान को उसी के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकती, यानी कि किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में बोलने का हक है ना, जो उसको मजबूर नहीं कर सकती। 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं, उनको सिर्फ पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने में नहीं बुला सकती। लेकिन आप इनमें से जितने भी ये अधिकार प्राप्त हैं आर्टिकल 22 के तहत, आप बता सकते हैं कि इसमें से कितनी चीज़ें फॉलो होती हैं वास्तव में। पुलिस सारे ही काम करती है ना। किसी भी व्यक्ति को उठा ले जाती है बिना उसको बताए कि उसका अपराध क्या है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और वहाँ पे उसको 3rd डिग्री जिसको कहते हैं टॉर्चर भी किया जाता है, मारती पीटती भी है, गालियाँ भी देती है। जैसे आपने सुशील के केस में देखा, पुलिस उसको 2 दिन तक कैद में रखती है। 24 घंटे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, लेकिन उसको 2 दिन तक पुलिस थाने में रखा जाता है और पीटा जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं। सारे ही जो सिद्धांत, जो नियम बने हुए हैं, वो चीज़ें अपने कार्य रूप में दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो अलग पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हैं। इन नियमों को DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे कुछ DK बसु दिशा निर्देश हैं जो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए, यानी कि उसका नाम और उसकी पोस्ट उसकी वर्दी पे होनी चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए, है ना। सिद्धांततः ऐसा होना चाहिए और ये DK बसु दिशा निर्देश में ऐसा कहा गया है। फिर से बात की गई। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं, है ना। शांति की कहानी फिर से एक बार दोहराते हैं। सवाल है पहला, जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उस दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या आपको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? अब बताइए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, जो कि नियम कहता है ना, हमारा आर्टिकल 22 कहता है कि पेश करना चाहिए। और तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं किया गया उस केस में। तो आप क्या इससे DK बसु दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ? तो हुआ, बिल्कुल। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से
पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से क्या राय ने सब इंस्पेक्टर राव की जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? तो अब बताइए कि जो इंस्पेक्टर राव थे उन्होंने पूरी जांच तो नहीं की थी, बस शिंदे ने कहा और वो उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए उसको इतना समय जेल में काटना पड़ा, है ना। तो पुलिस को और क्या क्या करना चाहिए था? तो ये सोचने वाली चीज़ें हैं कि सारे ही सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है। सीधे ये जो घटना जो दिखाई गई है ये वास्तविक घटना है। ऐसे समाज में चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए हमारे एनसीईआरटी ने ये एकदम वास्तविक उदाहरण रखा है कि इसके माध्यम से चीज़ों को एकदम स्पष्ट समझ सकते हैं। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो अगर जैसे जो शांति थी उसका भाई अगर वो जाते थाने में तो पुलिस इतनी आसानी से रिपोर्ट नहीं लिखती, और शिंदे जो कि धनी व्यक्ति है उसके खिलाफ तो कतई नहीं। ऐसा हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। हमारे यहाँ की थाने में ही समस्याएं देखने को मिल जाती हैं कि जिनके लिए कोई भी गरीब व्यक्ति थाने पहुँचता है तो उसकी एफआईआर ही नहीं दर्ज होती है। पहली बात, थाने से उसको ऐसे ही भगा दिया जाता है, सुनते ही नहीं हैं। भले ही मामला कितना भी संगीन हो उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके लिए लोग क्या करते हैं, फिर अपने गांव के जो पहचान वाले व्यक्ति हैं ना, प्रधान हैं या जिनकी पहुंच है, पैसे वाले हैं, ज़मींदार टाइप के हैं, है ना, उनको लेके जाते हैं, उनसे सिफारिश करते हैं। तो उसके लिए उनको उनका भी एहसान लेना पड़ता है। और जब वो कहते हैं कि इनकी एफआईआर लिखी जाए और जांच की जाए तो पुलिस करती है ऐसा। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर कोई धनी व्यक्ति पहुंच जाता है, कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंच जाता है तो पुलिस तो बस उनको देख के ही अपना काम करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फिर एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी को समझाने की कोशिश की गई है कि क्या होता है ये एफआईआर, जो कि पहली रिपोर्ट लिखी जाती है, पहली सूचना। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है, यानी कि उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली। और बहुत सारे केसेस में तो आपने ऐसा भी देखा होगा, पुलिस एफआईआर लिखती ही नहीं है लेकिन वो घटनास्थल पर पहुंच जाती है, मामले को ऐसे ही निपटा देती है। पहले उसको देखती है कि हाँ मामला किसके पक्ष में है, कहाँ वास्तव में किसने किया है ना। किसी बड़े आदमी के खिलाफ एफआईआर लिखने में पुलिस भी सोचती है 100 बार, और वो पहले ऐसे ही लोगों को शांत कराने की कोशिश करती है कि मामला ऐसे ही दब जाए तो एफआईआर ना लिखनी पड़े। बहुत मुश्किल से एफआईआर लिखी जाती है। और इसके कभी कभी फ़ायदे भी होते हैं कि हाँ छोटी मोटी लड़ाई है तो उसमें उस मामले को ऐसे ही शांत करा दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फिर लोग जब इस बार बार लौटाए जाते हैं अपने ही थाने से तो फिर उनका वो वहाँ जाना ही छोड़ देते हैं, और फिर वो जो उनके खिलाफ अपराध भेदभाव वाली स्थितियाँ हो रही थी उसको सहने के आदी हो जाते हैं, है ना। फिर पुलिस को भी दिखाना रहता है कि उनके एरिया में अपराध कम हो रहे हैं उनके क्षेत्र में, इसीलिए वो जल्दी किसी एफआईआर को नहीं लिखती है। चलिए, कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। एफआईआर मौखिक या लिखित किसी भी तरीके से की हो सकती है ना, यानी कि अगर जो व्यक्ति अनपढ़ है वो भी जाके अपनी समस्या बता सकता है और वहाँ पे उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए। लेकिन थाने में पहुँचते ही होता क्या है कि पुलिस एप्लीकेशन लाए हो, पहले उसको देखेगी। अब कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो क्या वो अपनी शिकायत दर्ज कराने नहीं आ सकता है? ऐसा कुछ है? या फिर वो जब बाहर बैठे होते हैं लोग जो उसकी लिए एक एप्लीकेशन लिखने का 20-50 रुपया लेते हैं, वकील बैठे होते हैं जो भी लिखते हैं लिखने वाले, वो उसका चार्ज लेते हैं, तो उनको दे जाके, है ना। गरीब व्यक्ति है वो अपना पैसा खर्च करे वहाँ पे, तब वो लिखवा के लाए। तो पुलिस उस पर दबाव डालती है कि एप्लीकेशन लेके आओ, ऐसे नहीं लिखी जाएगी। ऐसा बहुत से मामलों में देखा जाता है।
उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस में एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का अधिकार होता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पुलिस ऐसा नहीं कर रही, आपको नकल नहीं दे रही उसकी, या फिर लेकिन तो आपका एप्लीकेशन अगर आप लिखित में भी लिखवा के ले गए हैं किसी से, तो आप ये नहीं समझ सकते कि आपकी एफआईआर लिख ली गई होगी, वो नहीं लिखी गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में पुलिस उसको ऐसे ही निपटाने की मामले को कोशिश करती है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? अब बात करें अगर सरकारी वकील की भूमिका की, तो सरकारी वकील का ये काम होता है कि वो सभी के लिए जो न्याय की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराए और सभी को सही न्याय दिलवाने की। ये सरकारी वकील होता है, ये अदालत में जो राज्य का पक्ष रखता है ना। तो ये उसकी भूमिका शुरू कब होती है? जब पुलिस सारी जांच पड़ताल करके मामले का सारा सबूत गवाह इकट्ठे कर लेती है, फिर उसी के आधार पे जो सरकारी वकील है वो अपने बयान पेश करता है ना। और सरकारी वकील का यह काम होता है कि वो अदालत के सामने ठोस गवाह और सबूत रखे, जिससे कि जो अदालत है अपना सही फैसला सुना सके। तो इसके बाद बात करें, यहाँ पे आपने देखा था ये जो सरकारी वकील था है ना, जो पुलिस जब जांच करके उसने शांति को आरोपी बताया था, तो जो राज्य का यानी कि श्रीमती शिंदे का जो वकील था, तो वकील उन्होंने हायर नहीं किया था शिंदे ने, वो राज्य का वकील था। तो इस केस को हम राज्य, जैसे श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम कह सकते हैं, तो इस केस को हम राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम मामला भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो पूछता है, तो आप बताइए श्रीमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ? तो वो दोनों पक्षों से सुनाई करता है। मैंने सोने का, तो बताती हैं पूरी घटना है ना कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद बात करें न्यायाधीश की भूमिका की, तो न्यायाधीश की न्यायालय में वही भूमिका होती है जो कि खेलों में अंपायर की होती है। वो करता क्या है कि दोनों पक्षों की जो सबूत हैं, गवाह हैं, जो बातें हैं, दोनों पक्षों की बातों को सुनता है। उनके जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो उनके सबूत दिए जा रहे हैं, जो गवाह पेश किए जा रहे हैं, उनकी सत्यता का पता लगाता है, उसकी जांच करता है। और जो न्यायाधीश है वो ये पता लगाता है कि जो आरोपी हो वास्तविक रूप में दोषी है कि नहीं है, और फिर उसका जैसा दोष होता है वैसा जैसा कानून में प्रावधान है उसको उस हिसाब से वो सज़ा सुना देता है। अगर दोषी व्यक्ति नहीं पाया जाता है तो उसको फिर वो बरी कर देता है ना, कहते हैं बाइजस बरी हो गए। और फिर इसके बाद अब देखते हैं निष्पक्ष सुनाई यानी कि फेयर ट्रायल क्या होती है। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? अगर हम बात करें संविधान की, तो उसमें हमें जो आर्टिकल 21 है वो जीवन का अधिकार देता है। तो किसी भी न्यायालय को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को बिना पर्याप्त सबूतों, गवाहों के आधार पे किसी व्यक्ति की जो जीवन का अधिकार है उसको छीन ले, है ना। तो उसके लिए एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही आप किसी का जीवन का अधिकार छीन सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है किसी के जो जीवन का अधिकार है उसको ना छीना जाए ना, उसको ध्यान में रख के तब फैसला किया जाता है, उसका पूरा पालन किया जाए। इसीलिए संविधान की तरफ से सभी व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है कि उसका जो आर्टिकल 21 है उसका उल्लंघन ना हो, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो, है ना। शांति हेम्ब्राम की स्टोरी पढ़ी, इसमें भी आपने देखा कि जो अदालत है वो सब शांति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देती है और इसके लिए वो उसको एक वकील भी देती है। और वकील से देखो कह रही है कि ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिकों ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया है। तो यही है फ्री ट्रायल जो इसमें दिखाया गया है कि शांति को भी अपने पक्ष रखने के लिए वकील दिया जा रहा है। तो सभी के लिए, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, अपना पक्ष नहीं रख पाती, तो आप सोच सकते हैं क्या होता। अदालत अगर एक तरफा फैसला सुना देती तो क्या होता। शांति बेकसूर थी लेकिन उसका दोष सिर्फ अपना पक्ष न रखने की स्थिति में साबित हो जाता और वो उसको सज़ा हो जाती, है ना। तो ऐसा ना हो, किसी का जो आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार है वो ना छीने, इसलिए ये निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है।
तो ये सारी ही चीज़ें हैं, इसीलिए ये निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है ना। क्योंकि अगर शांति को अगर ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आप अपनी कक्षा में चर्चा करें कि शांति, क्योंकि मुकदमे में अगर फ्री ट्रायल वाली व्यवस्था का पालन ना किया गया होता तो क्या होता, उसके वकील पक्ष में अगर कोई वकील नहीं मिलता तो क्या होता, है ना। तो अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती तो क्या होता, उसको सज़ा हो सकती थी, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।